इस ऑडियो लेसन के अंदर हम सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 60A ऑफ CRPC 1973 को समझेंगे, जो कि अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में बताता है। इससे पहले हमने सेक्शन 46 तक कवर कर लिए थे अरेस्ट ऑफ पर्सन्स चैप्टर के अंदर। अब हम यहाँ पे इससे आगे के सेक्शंस को समझेंगे। तो सबसे पहले जो सेक्शन 47 है वो क्या कहता है। सेक्शन 47 ये बोलता है, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, मतलब जो भी पुलिस ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहता है, जिसको भी अरेस्ट करना है, तो वो जिस भी जगह पे छुपा है उस जगह को उसको सर्च करने की पावर है। तो अगर इसके सबसेक्शन 1 को पढ़ें तो क्या बोलता है इसके अंदर कि इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट ऑफ अरेस्ट, कि कोई भी व्यक्ति जो वारंट ऑफ अरेस्ट के अंदर काम कर रहा है, या और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके पास उसको अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, दोनों ही व्यक्ति को अगर ऐसा बिलीव है कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है हैज़ एंटर्ड इनटू और इज़ विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, की वो क्या है, किसी प्लेस के अंदर घुस गया जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है, और being in charge of such place shall on demand of such person acting as aforesaid or such police officer allow him such free ingress thereto and afford a reasonable facility for search therein। तो उस पर्सन को क्या करना होगा कि जो भी पर्सन उसको अरेस्ट करने के लिए आया है, या पर्सन आया या पुलिस ऑफिसर आया, जिस भी प्लेस के ऊपर उनको लगता है कि ये एंटर कर गया और उस जगह पे कोई व्यक्ति रहता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना है कि उस पर्सन को अलाउ करना है, पुलिस ऑफिसर को अलाउ करना है, या फिर जो पर्सन अरेस्ट करने आया उसको अलाउ करना है क्या, कि वो उसके घर में घुस सके, और अगर कोई भी उसको फैसिलिटीज़ चाहिए पुलिस ऑफिसर को या फिर उस पर्सन को जो उसको अरेस्ट करने आया है, तो वो फैसिलिटीज़ उसको प्रोवाइड करवाई जाए उस व्यक्ति के द्वारा कि वो उसको अरेस्ट कर सके, जो भी पर्सन वहाँ पे एंटर हुआ है। फिर बताता है सबसेक्शन 2 के अंदर कि अगर इफ़ इनग्रेस सो टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1, कि अगर सबसेक्शन 1 के हिसाब से वो चीज़ नहीं मिल रही, मतलब कि वो अलाउ नहीं किया जा रहा उसको, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ वारंट एंड इन केस ऑफ and in any case in which the warrant may be issued but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such place and search therein। तो ऐसे केस के अंदर, दोनों ही केस के अंदर जहाँ पे उसके पास वारंट है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जो वारंट ऑब्टेन नहीं कर पा रहा इस कारण से कि भाई ये जो पर्सन है भाग जाएगा, तो वहाँ पे उसको क्या पावर दी गई है कि एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट एन एंट्रेंस इनटू सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर। तो उसको ये पावर दी गई है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, जो अरेस्ट करने के लिए आया है उसको, वो उस घर का जहाँ पे भी वो घुसा है या जिस भी जगह पे वो घुसा है और उसको फ्री इनग्रेस नहीं मिल रही सबसेक्शन 1 के हिसाब से, तो वहाँ के वो दरवाजे तोड़ सकता है, कोई भी इनर डोर आउटर डोर तोड़ सकता है, विंडो तोड़ सकता है उस हाउस की या उस जगह की, वेदर दैट ऑफ पर्सन to be arrested or of any other person if after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admittance। कि उससे डिमांड की थी कि मेरे को यहाँ पे घुसने दिया जाए, कि मैं वो जो पर्सन है आपके घर में छुपा हुआ है, लेकिन वो उसको अलाउ नहीं कर रहा। तो इसका मतलब एक तरीके से ये सबसेक्शन 2 ये पावर दे देता है पुलिस ऑफिसर या फिर जो पर्सन उसको अरेस्ट करने आया है कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो फोर्स कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए। तो हमें सबसेक्शन 2 के अंदर ये बताया गया। फिर इसके अंदर प्रोविजियो देता है इसी के साथ कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी सच प्लेस इज़ एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ फीमेल। अब मान लीजिए जो अपार्टमेंट है वो क्या है, वो ऐसा अपार्टमेंट है जिसको कौन ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, कोई फीमेल ऑक्यूपाई करके बैठी हुई है, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, लेकिन वो फीमेल वो नहीं है जिसको अरेस्ट करना है, उसके अलावा कोई और फीमेल है वो, और जो पर्सन अरेस्ट है वो उसके घर में जाके छुप गया है। हु अकॉर्डिंग टू कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, और जिस वुमेन ने उस घर को ऑक्यूपाई कर रखा है, उस अपार्टमेंट को ऑक्यूपाई कर रखा है, वो ऐसी वुमेन है जो पब्लिक के अंदर अपीयर नहीं होती। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, तो जब भी वो पर्सन जो अरेस्ट करने आया है या फिर जो पुलिस ऑफिसर है उस अपार्टमेंट में घुसने से पहले उस फीमेल ऑफिसर को, जो उस फीमेल को जिसने वो घर ऑक्यूपाई कर रखा है, उसको नोटिस देगी दैट शी इज़ एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि उसके पास लिबर्टी है कि वो अभी भी विड्रॉ कर सकती है, उनको अलाउ कर सकती है, एंड शैल अफोर्ड अ वेरी रीजनेबल फैसिलिटी फॉर विड्रॉइंग
कि भाई आप आराम से बाहर आ जाइए, आप अलाउ कर दीजिए, उनको जाने दीजिए। एंड मे देन ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर इट। और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करता तो फिर ये उसके पास अथॉरिटी है कि वो वहाँ पे उसको ब्रेक कर सकता है उसको। फिर सबसेक्शन सी के अंदर दिया गया है, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन authorized to make arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawfully entered for the purpose making arrest is detained therein। तो इस सेक्शन के अंदर हमें आराम से समझ आ जाता है कि क्या बोल रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर या फिर जो अदर पर्सन जिसको ऑथराइज कर रखा है कि वो अरेस्ट कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो तोड़ सकता है कोई भी कोई भी गेट को, किसी भी डोर या विंडो को अपने आप को लिबरेट करवाने के लिए। फिर हम सेक्शन 48 को देखते हैं। सेक्शन 48 के अंदर क्या दिया गया है, परस्यू ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिसडिक्शन। क्या कहता है कि a police officer may for the purpose of arresting without warrant any person when he is authorized to arrest pursue such person into any place in India। कि भाई कोई भी पुलिस ऑफिसर जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी ऑफेंस की, और उसके दौरान जब वो किसी भी ऑफेंडर को अरेस्ट करना चाहता है, मतलब बिना वारंट के अरेस्ट करना चाहता है या कर सकता है उस ऑफेंडर को बिना वारंट अरेस्ट, तो ऐसे केस के अंदर वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी के अंदर जा सकता है और उसको अरेस्ट कर सकता है। मतलब जो उसकी जुरिसडिक्शन है अपने सर्कल से बाहर जाके उसको वो अरेस्ट कर सकता है। ऐसा करना कोई भी इलीगल नहीं होगा, वो भी लीगल कहलाएगा सेक्शन 48 के हिसाब से। फिर सेक्शन 49 के ऊपर आए तो बताता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रिस्ट्रेन देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। कि भाई उसको इतना ही रिस्ट्रेन किया जाएगा जितना कि उससे वो भाग ना सके। अब ये नहीं कि बिल्कुल उसके साथ साथ चल रहे हैं और उसको हिलने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे, ऐसा नहीं होगा। बस इतना रिस्ट्रेन किया जाएगा उसको अरेस्ट करने के बाद कि वो भाग ना जाए, किसी भी तरीके से एस्केप ना कर जाए। रीजनेबल फोर्स यूज़ की जाएगी उसके अगेंस्ट, उसको कस्टडी में रखने के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 50 के ऊपर आए तो बोलता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा कि भाई क्यों आपको अरेस्ट किया गया है, उसके ग्राउंड्स बताए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर उसके अंदर बेल मिलने का कोई प्रोविज़न है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको बेल मिलेगी, ये उसका राइट हो जाता है। तो इसके अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर क्या बोलता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट। कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुलिस ऑफिसर जो एक ऑफेंडर को अरेस्ट कर रहा है बिना वारंट के, शेल फॉरविद कम्युनिकेट टू हिम फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस। तो जिसको भी अरेस्ट किया उसको बताएगा, पूरी सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि क्यों उसको अरेस्ट किया गया है, किस रीज़न की वजह से अरेस्ट किया गया है, फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट। जो भी ग्राउंड्स बनते हैं वो सारे उसको बताए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसको ग्राउंड्स नहीं बताए जाते, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि जो उसका अरेस्ट हुआ है वो कैसा हुआ है, इलीगल अरेस्ट हुआ है। तो ये उसकी ड्यूटी बन जाती है बताना कि उसको बताए कि क्यों उसको अरेस्ट कर रहा है। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर बोलता है कि वेर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। जब भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट करता है, लेकिन वो कौन सा है, अदर देन ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि वो ऑफेंस कौन सा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर ही शेल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल। तो उसको ये भी बताना होगा कि आप इस ऑफेंस के अंदर जिसके अंदर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, अगर आप श्योरिटीज़ अरेंज कर लेंगे अपने बिहाफ पे तो आपको बेल के ऊपर छोड़ा जा सकता है। तो ये भी पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि उस व्यक्ति को बताएं कि अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसको वहीं के वहीं बेल मिल जाएगी। फिर सेक्शन 50A के ऊपर आते हैं जो बताते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एक्सेट्रा टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। अब ये ऑब्लिगेशन बता रहा है कि किसको इन्फॉर्म करना है, नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म करना है। अब देखिए इसके अंदर रीड करते हैं क्या बोलता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट, कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुलिस ऑफिसर है या कोई और व्यक्ति जिसको ऑथोराइज किया गया था अरेस्ट करने के लिए इस कोड के अंदर, शेल फॉरविद गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सच अरेस्ट। तो उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उस अरेस्ट की वो देगा किसको, एंड प्लेस वेयर द अरेस्ट पर्सन इज बीइंग हेल्ड ऑन
to any of his friends, relatives or such other person as may be disclosed or nominated by arrested person। तो ये इन्फॉर्मेशन वो उसके फ्रेंड्स को या फिर उसके रिलेटिव्स को या फिर किसी भी व्यक्ति को जिसको उस अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया है कि आप इसको बता दीजिए कि मेरे को अरेस्ट किया गया है और किस जगह पे रखा गया है, तो वो इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी हो जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वो दी जाएगी उसके नॉमिनेटेड पर्सन, रिलेटिव या फिर फ्रेंड को। फिर सबसेक्शन 2 के अंदर बोलता है कि द पुलिस ऑफिसर शेल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन ऑफ हिज राइट्स अंडर सबसेक्शन 1 एज सुन एज ही इज़ ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। तो ये पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्म करे उसके जो भी राइट्स हैं, सबसेक्शन जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं, कि वो सारे राइट्स के बारे में उस पर्सन को बताए कि आपके ये राइट्स हैं, आपको अरेस्ट किया गया है, आप अपने किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड को या किसी व्यक्ति को जिसको आप चाहे उसको इन्फॉर्म कर सकते हो। तो उसके जो भी राइट्स हैं वो बताना ज़रूरी होता है। फिर सबसेक्शन 3 के अंदर बोलता है इसके कि एन entry of the fact as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in book to be kept in the police station in such form as may be prescribed in this behalf by the state government। तो इसकी एंट्री भी करनी होगी कि किस व्यक्ति को इस व्यक्ति के बिहाफ पे इन्फॉर्म किया गया है, जिसको अरेस्ट किया गया है, इसके बिहाफ पे किसको इन्फॉर्म किया गया है, उसकी एक बुक बनाई जाएगी पुलिस के द्वारा, उसके अंदर एंट्री की जाएगी जो पुलिस स्टेशन में रखी जाएगी, जिसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि किस हिसाब से ये बुक्स मेंटेन करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सबसेक्शन 4 के ऊपर आते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच अरेस्ट पर्सन इज प्रोड्यूस्ड, कि ये किसकी ड्यूटी बन जाती है, मजिस्ट्रेट की, कि जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने वो अरेस्टेड पर्सन प्रोड्यूस किया जा रहा है, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 हैव बीन कंप्लाइड। तो ये वो कंफर्म करेगा कि क्या आपको सारी चीज़ें बताई गई, क्या आप अपने किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म कर पाए कि आपको अरेस्ट किया गया है। तो वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा, ये जो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की चीज़ें कि ये पूरी हुई या नहीं हुई। फिर आते हैं हम सेक्शन 51 के ऊपर, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी सर्च की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी वो उसके अंदर बताया गया है कि whenever a person is arrested by the police officer under a warrant which does not provide for the taking of the bail, कि ऐसे वारंट के अंदर उसको अरेस्ट किया जाता है जिसके अंदर बेल अलाउड नहीं है, और या फिर वारंट अंडर विच फॉर टेकिंग बेल बट द पर्सन अरेस्टेड कैन नॉट फर्निश बेल, या फिर उस ऑफिस के अंदर या जिस वारंट के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है उसके अंदर बेल तो मिल जाती है, लेकिन उस व्यक्ति ने बेल नहीं ली या वो बेल अपनी फर्निश नहीं कर पाया। तो ऐसे केस के अंदर whenever a person is arrested without warrant or by private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, और बता रहा है आगे कि कोई भी व्यक्ति जब अरेस्ट हुआ है बिना वारंट के या फिर किसी भी प्राइवेट पर्सन ने उसको किसी वारंट के अंदर अरेस्ट किया है और उसको लीगली बेल नहीं मिल सकती या फिर वो अपनी बेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, तो जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, और व्हेन द अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन, या फिर जब जो अरेस्ट है वो प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया गया, द पुलिस ऑफिसर टू होम ही मेक्स ओवर द पर्सन अरेस्टेड मे सर्च ऑफ सच पर्सन। तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसकी सर्च की जा सकती है, एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल्स, और जो भी उसके पास से सामान मिलेगा जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको सेफ कस्टडी के अंदर रख लिया जाएगा, अदर देन नेसेसरी वियरिंग अपैरल, लेकिन जो उसके नेसेसरी वियरिंग अपैरल्स हैं उनको उससे नहीं अलग किया जाएगा। जैसे अगर उसने कपड़े पहने हुए तो ये नहीं कि उसके कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। फाउंड अपॉन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन और रिसीप्ट शोइंग द आर्टिकल्स टेकन इन पोजेशन बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी गिवन टू सच पर्सन। तो उस पर्सन को ये रिसीप्ट भी दी जाएगी कि आपका जो सामान है वो सीज कर लिया गया है, उसके ऊपर सारी एंट्रीज होंगी कि आपके पास ये सामान था, ये सारा आपका सीज किया गया है, उसके अंदर बताया जाएगा। Whenever it is necessary to cause female to be searched, और अगर ऐसे ही अगर जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया वो कौन है, फीमेल है, और उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। तो कोई और फीमेल ही उसको सर्च करेगी उसका, और वो डिसेंसी मेंटेन करेगी ऐसा करते हुए, उसके मतलब एक तरीके से पूरी उसको रिस्पेक्ट के साथ सर्च किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेक्शन 52 के ऊपर आते हैं, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स की। ये पावर दी गई पुलिस को कि अगर कोई ऑफेंसिव वेपन्स होते हैं तो उनको सीज करने की पावर है। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स विच ही हैज़ अबाउट हिज पर्सन।
तो जो भी व्यक्ति उसको अरेस्ट कर रहा है, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, अगर उसके पास कोई ऑफेंसिव वेपन्स हैं तो जो व्यक्ति उसको अरेस्ट कर रहा है उसके पास ये राइट है कि वो उसके पास अगर कोई ऑफेंसिव वेपन्स मिलते हैं तो उनको सीज कर ले। एंड डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट, और जो भी ये वेपन्स को सीज किया गया उनको डिलीवर किया जाए कोर्ट के पास। और ऑफिसर बिफोर विच whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested, या फिर जिस भी व्यक्ति के सामने इस कोर्ट के हिसाब से अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस करना है उसके सामने वो जो भी वेपन्स मिले हैं वो डिलीवर कर दिए जाए। फिर अब हम आते हैं अगले सेक्शन 53 के ऊपर। सेक्शन 53 क्या बोलता है कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, की जो एक्यूज है उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन होता है, किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर? पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट के ऊपर। When a person is arrested on a charge of committing offence of such nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that the examination of his person will afford evidence, कि जो पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसिस में इसको अरेस्ट किया गया है या फिर ऐसे ऑफेंस के लिए इसको अरेस्ट किया गया है कि अगर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उससे जो भी चीज़ें मिलेंगी वो एज ए एविडेंस यूज़ की जा सकती है इस ऑफेंस के अंदर। तो इट शेल बी लॉफुल फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर नॉट द बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो इसके अंदर कौन रिक्वेस्ट कर सकता है? जो पुलिस ऑफिसर करेगा रिक्वेस्ट, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर से रैंक का नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कि इसके अंदर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो लॉफुली उस पर्सन को एग्जामिन कर सकता है। एंड फॉर एनी पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ in his aid and under his direction to make such examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence। तो मतलब ज़रूरी हो जाता है एग्जामिन करना कि भाई इससे हमें एविडेंसेस मिलेंगे इस ऑफेंस के, एंड टू यूज सच फोर्स एज इज़ रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। और इसके अंदर देखो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि अगर वो व्यक्ति जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है वो अगर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन सही से नहीं करा रहा तो उसके अगेंस्ट फोर्स यूज़ की जा सकती है। रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस के अंदर यहाँ पे वर्ड लिख रहा है फोर्स, तो मतलब कि अगर ऐसी चीज़ यूज़ की जा सकती है जिसकी वजह से उसको पेन हो या फिर डिस्कम्फर्ट हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन करना। Whenever the person of a female is to be examined, अब यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बताता है कि अब ऐसे ऑफेंस के अंदर अगर कोई फीमेल है जिसको एग्जामिन करना ज़रूरी है इस सेक्शन के हिसाब से, द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो यहाँ पे कौन उसको एग्जामिन करेगा? उस वुमेन को फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही उसको एग्जामिन करेगी। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे देता है जो अभी हमने सेक्शन पढ़ा सेक्शन 53A और सेक्शन 54 के अंदर। इसके लिए एग्जामिनेशन मतलब अभी जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 53A और सेक्शन 54 उसके अंदर इन वर्ड्स का मतलब क्या है। जब एग्जामिनेशन वर्ड यूज़ होगा तो इसका मतलब होता है कि किस चीज़ का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ब्लड का या ब्लड स्टेन्स सेमन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, स्वैब इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगर ऐसे कोई हुए हैं, स्वप्टम एंड स्वेट का अगर हम कोई भी मतलब एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हेयर सैंपल्स ले सकते हैं, फिंगर नेल क्लिपिंग्स ले सकते हैं, जो उसके अंदर कोई भी यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग DNA प्रोफाइल एंड सच अदर टेस्ट विच द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंक्स नेसेसरी इन पर्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पे जब भी एग्जामिनेशन वर्ड होगा तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको एग्जामिन कर रहा है वो ये सारी चीज़ें भी कर सकता है। फिर दूसरी बात बताता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होगा? मींस मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possess any recognized medical qualification as defined in clause H of section 2 of इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। तो इसके अंदर जिसका नाम होगा जो भी इसके हिसाब से क्वालिफाइड होगा और जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर के अंदर जिसका भी नाम होगा वो क्वालिफाइड कहलाएगा कि वे व्यक्ति उसको एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे आए सेक्शन 53A के ऊपर। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम देखें जो भी हमने सेक्शन पढ़ा इसके अंदर हम इसको ये बोलेंगे कि ये सेक्शन 20 आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट नहीं करता। उसके अंदर ये लिखा गया कि कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट ही विटनेस नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे प्रोविज़न दिए गए हैं उसके हिसाब से। हम उसको ये कंपेल नहीं कर रहे कि आप अपने अगेंस्ट विटनेस दो, तो इसलिए ये उसको वायलेट नहीं करता।
फिर सेक्शन 53A को देखते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा है कि एक्यूज कौन सा एक्यूज है, जिसने रेप किया है या फिर वो उसके अंदर एक्यूज्ड है, एक्यूज ऑफ रेप है, तो उसका एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, ये सेक्शन 53A के अंदर बताता है कि व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड on a charge of committing an offence of rape or an attempt to commit rape, there is a reasonable ground for believing that the examination of his person will afford evidence as the commission of such offence। तो यहाँ पे ये तो ज़रूरी हो जाता है कि भाई उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, क्योंकि उससे हमें एविडेंसेस मिलेंगे। It shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by government or by a local authority एंड इन इज एब्सेंस ऑफ सच प्रैक्टिशनर विद इन द रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर्स, कि भाई अब ये लॉफुल हो जाता है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, या फिर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी जो लोकल अथॉरिटी के अंदर अवेलेबल है विद इन 16 किलोमीटर्स से के अंदर अंदर जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड बाय एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कोई और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी कर सकता है एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस ऑफिसर के कहने पे ऐसा करेगा। और वो पुलिस ऑफिसर कौन होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर से रैंक कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि इससे ऊपर कोई भी कर सकता है, लेकिन कम से कम क्या रैंक होनी चाहिए उसकी, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। And for any person acting in good faith in his aid or under his direction to make such examination of the arrested person and use such force as in reasonably necessary for that purpose। और यहाँ पे भी बता देता है कि यहाँ पे हम रीजनेबल फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, अगर वो नहीं अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहा तो वहाँ पे हम फोर्स को यूज़ कर सकते हैं, रीजनेबल फोर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिर हम सबसेक्शन 2 के ऊपर आएँ कि द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन शैल विदाउट डिले एग्जामिन सच पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन। अब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो एग्जामिनेशन कर रहा है वो क्या करेगा, वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और उस रिपोर्ट के अंदर किन किन बातों को मेंशन करेगा वो स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दी गई हैं। सबसे पहली बात तो ये बताएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज एंड द पर्सन बाय होम ही वाज ब्रॉड, की नेम और एड्रेस बताएगा उस एक्यूज का और किस व्यक्ति के द्वारा वो इस मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने लाया गया उसका नाम भी मेंशन करेगा। और फिर बताएगा कि जो एक्यूज है उसकी एज क्या है। फिर वो बताएगा मार्क्स ऑफ इंजरी इफ़ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज, की कोई भी इंजरी के मार्क्स होते हैं पर्सन के, जो भी एक्यूज पर्सन है तो वो भी मेंशन करेगा इसके ऊपर ये मार्क्स हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ द एक्यूज फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, की किस चीज़ को लिया गया उसकी बॉडी में से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, कि भाई कौन सा पार्ट उसका लिया गया जिससे कि डीएनए चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, और अगर कोई और चीज़ कोई भी चीज़ होती है तो उनको एकदम रीजनेबल डिटेल के अंदर बताया जाएगा कि ये चीज़ें ली गई हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो इस चीज़ की वो रिपोर्ट पूरी बनाएगा। फिर सबसेक्शन 3 के अंदर बोलता है कि द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव एट, और उस रिपोर्ट के अंदर वो प्रिसाइसली रीजंस लिखेगा कि क्या कंक्लूजन हुआ है इनका। The exact time of commencement and completion of the examination shall also be noted in this report। तो इसके अंदर जो exact time था कि कब एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई और कब एग्जामिनेशन खत्म हुई वो भी मेंशन किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 5 के अंदर बोलता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट रेफर्ड इन सेक्शन 173 एज पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो मतलब जैसे ही वो ये एग्ज़ामिनेशन करेगा तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जल्दी से वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर दे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा सेक्शन 173 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 53 के अंदर 53A के अंदर इतना ही बताया गया। फिर आते हैं हम सेक्शन 54 के ऊपर। सेक्शन 54 बताता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, कि अब जो अरेस्टेड पर्सन है उसको एग्जामिनेशन के बारे में बताता है। अब ये मैंडेटरी प्रोविज़न है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट होता है तो क्या होगा, व्हेन एनी पर्सन इज़ अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया, शैल वर्ड यूज़ किया गया। यहाँ पे क्या कर रहा था, जो अभी तक हमने पढ़े दोनों सेक्शन, इसके अंदर ये बता रहा था कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एक्यूज वर्ड पर्टिकुलरली यूज़ हुआ कि एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी लगता है कराना, किस चीज़ के लिए, एविडेंसेस को कलेक्ट कराने के लिए। अब सेक्शन 54 में लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसका एग्जामिनेशन होगा मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो कहाँ पे होगा मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगा। एंड इन द केस ऑफ मेडिकल ऑफिसर इज़ नॉट अवेलेबल बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जल्द से जल्द अरेस्ट के बाद उसको एग्जामिन किया जाएगा।
तो जो मेडिकल ऑफिसर उसको या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी जो भी चीज़ें होंगी उसको कंडीशन जो होगी उसे उसकी उसको रिकॉर्ड करेगा कि ये ऐसी ऐसी इसकी हालात थे या फिर क्या इसकी कंडीशन थी, वो सारी अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखेगा। और अगर मान लीजिए जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया वो पर्सन कौन है, फीमेल है, तो ऐसे केस के अंदर उस अरेस्टेड पर्सन का कौन एग्जामिनेशन करेगा, शेल बी मेड ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर, की या तो फीमेल मेडिकल ऑफिसर के सुपरविजन में किया जाएगा या फिर फीमेल मेडिकल ऑफिसर खुद करेगी। एंड इन द केस ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर इज़ नॉट अवेलेबल बाय अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो जो भी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगी वो इस व्यक्ति का, जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जो फीमेल अरेस्टेड पर्सन है, वो उसका एग्जामिनेशन करेगी। फिर आते हैं हम सबसेक्शन 2 के ऊपर। सबसेक्शन 2 बोलता है कि द मेडिकल ऑफिसर और अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सो एग्जामिनिंग द अरेस्टेड पर्सन शिल प्रिपेयर द रिकॉर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन, कि जो भी मेडिकल ऑफिसर है या फिर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो उस एग्जामिनेशन का क्या करेगी, रिकॉर्ड बनाएगी। मैंशनिंग देयर इन एनी इंजरीज और मार्क्स ऑफ वायलेंस अपॉन द पर्सन अरेस्टेड, उसके ऊपर मेंशन करेगी कोई भी इंजरीज है या कोई भी मार्क्स हैं वायलेंस के, जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया तो उसको भी मेंशन करेगी। एंड द अप्रॉक्सीमेट टाइम व्हेन सच इंजरीज और मार्क्स में हैव बीन इन्फ्लिक्टेड, और वो भी बताएगी कि किस टाइम हो सकता है कि इतनी देर पहले या फिर इस वक्त ये इंजरीज इसको हुई हों। फिर सबसेक्शन 3 के अंदर बोलता है, फिर हम सबसेक्शन 3 के ऊपर आते हैं। ये बोलता है कि वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के हिसाब से जब उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन किया गया, अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय मेडिकल ऑफिसर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ केस में बी टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन, की वो जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो क्या की जाएगी, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या फिर जो भी उसके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन है उसको एक्यूरेटली बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, मतलब कि वो रिपोर्ट उसको देगा उस मेडिकल एग्जामिनेशन की। फिर सेक्शन 54A के ऊपर आए हम, वो बताता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। अब अगर मान लीजिए जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है, जो हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड करते हैं, जो सेक्शन 9 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के यूज़ होती है, एविडेंस मानी जाती है, या फिर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मान लिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी TIP कराने से मना कर देता है तो वो उसने एक ऑफेंस कमिट किया गया है, तो उसके बारे में बताता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है उसके अंदर कैसे किस तरीके से होता है। मेरा पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस एंड इज आइडेंटिफिकेशन बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन इज कंसीडर नेसेसरी, कि भाई जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाना किसी पर्सन के द्वारा ज़रूरी हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस, तो जो कोर्ट है वो पुलिस ऑफिस, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, उसके कहने पे, उसकी रिक्वेस्ट पे डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू आइडेंटिफिकेशन, तो उस व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन के लिए डायरेक्शंस दे सकता है बाय एनी पर्सन और पर्सन इन सच मैनर एज अ कोर्ट में डीम फिट, कि कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट को ठीक लगता है जिसके द्वारा उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उसके द्वारा वो ये डायरेक्शन दे सकता है कि इसको आइडेंटिफाई कराया जाए। तो यहीं पे ये दोनों सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये यूज़ होता है और सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का यूज़ होता है इसके रिगार्डिंग, मतलब जो TIP होती है उसको एज अ विटनेस, उसको एज ए एविडेंस सेक्शन 9 के अंदर यूज़ किया जाता है। और अगर वो व्यक्ति मना कर देता है अपने TIP कराने से, अपनी आइडेंटिफिकेशन TIP मतलब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराने से, तो उसके एडवर्स यूज़ होती है। ऐसा मान लिया जाता है सेक्शन 114 के अंदर कि ये ऑफेंस जो है इसी पर्सन ने कमिट किया है, तभी ये मना कर रहा है अपनी आइडेंटिफिकेशन कराने से। Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, कि जो पर्सन आइडेंटिफाई करना है वो क्या है, जिसको अरेस्ट किया गया है वो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है। सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो इस केस के अंदर अगर आइडेंटिफिकेशन होगा तो किसके सुपरविजन के अंदर होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपरविजन के अंदर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बताता है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन्स अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ, कि पर्सन जिसने आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो आप जो एक्यूज है उसको आइडेंटिफाई करेगा वो किसी भी तरीके से मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस के अंदर उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कराया जाएगा, वीडियोग्राफ वे में कराया जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया, शेल, तो उससे पूछा नहीं जाएगा कि आपको वीडियोग्राफ वे में करना है, ये पे मैंडेटरी है, मैंडेट है यहाँ पे कि आपको उसको वीडियोग्राफ वे में कराना होगा।
फिर सेक्शन 55 क्या बोलता है, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिस्प्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि डिप्यूट्स, ठीक है, वे व्हेन एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, कि भाई कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन का, या कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 12 के हिसाब से, और वो उसको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि उसका कोई जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है वो जाके उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट करे। Any person who may be lawfully be arrested without warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest। फिर वो क्या करेगा, जिसको भी lawfully arrest किया गया है वो जिस भी ऑफिसर ने अरेस्ट करना था उसको जाकर डिलीवर कर देगा। An order in writing specifying the person to be arrested। अब जो ऊपर वाला ऑफिसर जिसने अपॉइंट किया अपने सबऑर्डिनेट को, डिप्यूट किया कि जाके अरेस्ट करके आओ, तो उसको राइटिंग के अंदर स्पेसिफाई करेगा कि किस पर्सन को अरेस्ट करना है, एंड द ऑफेंस और अदर कॉजेज फॉर विच द अरेस्ट इज़ टू बी मेड, और बताएगा कि किस ऑफेंस के लिए इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, या फिर क्या ऑफेंस इस व्यक्ति ने कमिट किया है, या किस रीज़न के वजह से किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। एंड द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, एंड इफ सो रिक्वायर्ड सच पर्सन शैल शो हिम द ऑर्डर, और जब वो उसको अरेस्ट कर रहा होगा तो उसको वो ऑर्डर्स दिखा सकता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा होगा। Nothing in subsection 1 shall affect the power of police officer to arrest a person under section 41। इससे सेक्शन 41 के अंदर जो पावर दी गई है पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकती है, तो वो जर्नल पावर है, उसको ये सेक्शन ओवरराइड नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 55A के ऊपर आते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात करता है। दो चीज़ें बताता है, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो यहाँ पे इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ एन एक्यूज टू टेक रीजनेबल केयर। तो जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया उसकी रीजनेबल केयर की जाएगी, मतलब उसकी जो मेडिकल कंडीशन है उस हिसाब से उसको रखा जाएगा, उसकी जो भी हेल्थ की कंडीशन है, और दूसरी उसकी सेफ्टी की जाएगी। सेफ्टी मतलब कि अगर कोई भी उसके ऊपर एक्सटर्नल डेंजर है या कोई भी चीज़ है तो ऐसे केस के अंदर उसको उससे बचाया जाएगा। फिर सेक्शन 56 के ऊपर आते हैं, पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, की जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया उसको जो भी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है या फिर जो भी मजिस्ट्रेट है उसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट shall without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of the police station, कि भाई उसके सामने उसको लेके जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 57 के अंदर आते हैं। एक तरीके से जो सेक्शन 56 था वो सेक्शन 57 का क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शन था, उसको सपोर्ट करता है। सेक्शन 57 के अंदर क्या बोलता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो हमारा आर्टिकल 22 क्लॉज 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट जिसके अंदर दिया गया है, वो वायलेट होगा। और अगर ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा कि भाई वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो प्रोड्यूस नहीं करता मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसको रॉन्गफुल डिटेंशन के अंडर जो हमारा ऑफेंस होता है रॉन्गफुल डिटेंशन का, उसके अंदर उसके ऊपर केस चल जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम पढ़े क्या बोलता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल ऑर्डर, कि वो जो पीरियड है वो 24 आवर्स को एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर स्पेशल ऑर्डर दिया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा अंडर सेक्शन 167 जिसके अंदर वो उसके डिटेंशन के ऑर्डर दे सकता है लिमिटेड एक और एक्स्ट्रा पीरियड के लिए, तो अगर उसके अलावा अगर वो करता है तो उसको ऐसा नहीं करना। हाउएवर एक्सक्लूसिव फॉर द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ द अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, लेकिन वो जो 24 घंटे का टाइम है उसके अंदर जो ये टाइम होगा जर्नी का टाइम होगा जिसके अंदर वो पुलिस ऑफिसर या पुलिस जो है उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के पास लेके जा रही होगी, तो उस जर्नी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो हमें यही बताया गया इस सेक्शन के अंदर। फिर सेक्शन 58 के ऊपर आए तो पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट टू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द केस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, की जो भी जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो जो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इन चार्ज होगा वो रिपोर्ट देगा किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलता है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, सभी पर्सन के बारे में कि जिनको भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा रहा है within the limits of their respective stations whether such person have been admitted to bail or otherwise, और ये भी बताएंगे कि क्या उस व्यक्ति को ने बेल उसकी हो गई या फिर बेल नहीं हुई है, उसको बेल ग्रांट हुई है या फिर नहीं हुई है, ये चीज़ भी उस रिपोर्ट के अंदर बताई जाएगी।
फिर सेक्शन 59 के ऊपर आए तो डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, कि जो जिस पर्सन को एप्रीहेंड किया गया उसको डिस्चार्ज करने के बारे में बता रहा है कि नो पर्सन हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड, कि जो जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कब? या तो वो अपना खुद का बॉन्ड दे दे, मतलब बेल के ऊपर छूट दे, या फिर उसके जो सेक्शन 167 के स्पेशल ऑर्डर देता है मजिस्ट्रेट वो, तो इस ऐसे केस के अंदर उसको छोड़ा नहीं जाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक, अब मान लीजिए कि कोई जो मतलब जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया था वो भाग जाता है, तो ऐसे केस के अंदर ये पावर दी गई है कि उसको दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है, किस मतलब कहीं पे भी भाग जाए, वो किसी भी पार्ट में भाग जाए इंडिया के, तो उस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। The provision of section 47 shall apply to arrest under subsection 1 although the person making any such arrest is not acting under a warrant and it is not a police officer having authority टू अरेस्ट। तो सेक्शन 47 जो है उसके जो प्रोविजन है सबसेक्शन 1 के वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, मतलब एक तरीके से अरेस्ट वारंट की प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये भी बताया गया है इसके अंदर। फिर सेक्शन 60A को देखें तो वो बोलता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस कोड, कि अगर कोई भी अरेस्ट किया जाएगा तो जो भी हमने अरेस्ट के प्रोविजंस पढ़े हैं इसके अंदर या फिर कोई भी अगर प्रोविजंस है इस कोड के, उनको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, उसका कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया जाएगा। तो ये हमने सेक्शन 47 से लेके सेक्शन 60A कवर कर लिया।